नमस्कार मित्रों, यह फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार का जन्म शताब्दी वर्ष है। रेणु की अनेक रचनाएं देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। इसी क्रम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में रेणु की कहानी संवादिया को संकलित किया गया है। प्रस्तुत है संवादिया कहानी की समीक्षा। मित्रों, रेणु हिंदी के अनूठे कथाकार हैं। प्रेमचंद के बाद ग्रामीण जीवन और संस्कृति के अनन्य चितेरे के रूप में उनकी पहचान है। वह बिहार के पूर्णिया जिले और उसके आसपास की भाषा, वहाँ के भूगोल और आर्थिक शैक्षिक रूप से अति पिछड़े हुए जनजीवन को अपने कथा साहित्य में पूरी आत्मीयता और व्यापकता से चित्रण करने वाले कथाकार हैं। सन 1954 में उनका पहला उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जो आगे चलकर हिंदी का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास माना गया। उससे ठीक 10 वर्ष पूर्व अगस्त 1944 में उनकी पहली कहानी बट बाबा साप्ताहिक विश्वामित्र, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था, में छपी थी। रेणु सिर्फ गांव की निर्धनता और निरक्षरता को ही अपनी कहानियों का विषय नहीं बनाते, बल्कि अर्थाभाव और अशिक्षा के साथ साथ उनका मन ग्रामीण जीवन की समृद्ध प्राकृतिक संपदा और मानवता से ओतप्रोत सांस्कृतिक संपन्नता के चित्रण में भी खूब रमता है। इसीलिए प्रख्यात आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है कि रेणु गांव की आर्थिक विपन्नता ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संपन्नता के भी रचनाकार हैं। रेणु साहित्य के विशेषज्ञ और रेणु रचनावली के संपादक भारत यायावर ने रेणु के कथा साहित्य की विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए लिखा है, रेणु ने जिन कथाकारों से प्रेरणा ग्रहण की वे हैं रूसी कथाकार मिखाइल सोलोखोव, बंगला कथाकार ताराशंकर बंदोपाध्याय और सतीनाथ भादुड़ी तथा हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद। रेणु की कहानियों पर इन चारों का मिला जुला प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसीलिए प्रेमचंद द्वारा निर्मित कथा भूमि को वे ग्रहण करते हैं, पर उसमें सोलोखोव की तरह सांस्कृतिक गरिमा को मंडित करते हैं। सतीनाथ भादुड़ी की तरह शिल्प में नवीनता और आधुनिकता तथा ताराशंकर की तरह स्थानीय रंग को विभूषित करते हैं। इसीलिए प्रेमचंद के द्वारा रेसे रेसे उकेरा गया भारतीय ग्राम समाज ही रेणु की कलम से इतना रससिक्त, प्राणवंत और नए आयाम ग्रहण करता हुआ दिखाई पड़ता है। दोस्तों, संवादिया रेणु की अपेक्षाकृत एक छोटी किंतु अत्यंत चर्चित और महत्वपूर्ण कहानी है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी का नायक है हरगोबिंद, जो संवादिया यानी संदेश वाहक है। वह गहरी मानवीय संवेदना से भरा हुआ एक विरल पात्र है। उसमें अपने गांव की इज्जत और नाम को लेकर बहुत गहरे सम्मान का भाव है। वह साधारण जीवन जीने वाला किंतु असाधारण भाव वाला एक पात्र है। उसकी करुणा भावना और गहरे नैतिक बोध से बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया परिचित हैं। तभी तो आज विपदा के समय वह अपने संदेश भेजने के लिए किसी और को नहीं बल्कि हरगोबिंद को याद करती हैं। कहानी अपने पूरे परिवेश में हरगोबिंद के गहरे नैतिक बोध से युक्त उज्ज्वल चरित्र को उकेरती है। कहानी की शुरुआत हरगोबिंद के मौन आत्मालाप से होती है। तो आज
भी किसी को संवादिया की ज़रूरत पड़ सकती है। इस ज़माने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, संवादिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहाँ का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? किंतु वह अपने अनुभव से भांप लेता है कि कोई बहुत ज़रूरी और गोपनीय संदेश है जिसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता है। कोई एक अच्छा संवादिया ही अपनी भाव-भंगिमाओं से संदेश भेजने की पीड़ा को प्रकट कर सकता है, संदेश भेजने वाले की पीड़ा को प्रकट कर सकता है। यह कहानी अपने अंतर में यह बात छुपाई हुई है कि जितना प्रभावशाली ढंग से चेहरे के हाव भाव एवं आंगिक चेष्टाओं से अंतर जगत की पीड़ा व्यक्त की जा सकती है, उतना प्रभावशाली तरीके से शब्दों में लिखा जाना संभव नहीं है। इसी क्रम में वह एक अच्छे संवादिया की विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए कहता है, संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवादिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं है। हरगोविंद उन निर्धन और निम्न वर्ग के चरित्रों में से दुर्लभ ही सही एक व्यक्ति है जो अपने गांव के किसी सच्चे और अच्छे किंतु विपदाग्रस्त मनुष्य की पीड़ा के साझेदार बनते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, प्रतिदान में बिना कुछ लिए, बल्कि अपने प्रति सच्चा भाव और भरोसा ही उनके लिए सबसे बड़ी देन प्रतीत होती है। वह इस अपनापे के भाव के बदले खुद को तन मन धन से उस संकटग्रस्त व्यक्ति के उद्धार को समर्पित कर देते हैं। हरगोविंद जब बड़ी हवेली की डेवढ़ी पर पहुंचता है तो बड़ी बहुरिया इशारे से उसे कुछ देर चुपचाप आंगन में बैठने के लिए कहती हैं। चूँकि इस समय बड़ी हवेली का वैभव उजड़ चुका है, बड़ी बहुरिया के पति का अचानक असमय देहांत हो गया। देवर और देवरानियों ने घर में कलह करके अधिकांश संपत्ति का बंटवारा कर लिया और अपने अपने परिवार को लेकर शहर में बस गए। खेती बाड़ी बड़ी बहुरिया नौकर के सहारे अकेले देखती हैं। जैसे ही फसल तैयार होती है या बगीचों में फल तैयार होते हैं, शहर में बसे देवर देवरानियाँ अपना अपना हिस्सा लेने के लिए गांव आ जाते हैं। यह कहानी संयुक्त परिवार के टूटने के क्रम में परिवार को अपनी प्रतिष्ठा मानकर उसकी रक्षा में खुद को न्यौछावर करने वाली बड़ी बहुरिया की दुर्दशा की कथा बहुत मार्मिकता से कहती है। बड़ी बहुरिया की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है। आज हरगोविंद के सामने ही मुदियाइन काकी बड़ी बहुरिया से अपना उधार मांगते हुए इस तरह कटु वचन बोलती हैं। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मुदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूँगी। हरगोविंद सूपा से बड़ी बहुरिया को अनाज पछोड़ते यानी पछिड़ते झटकते हुए देखकर कहता है कि कभी इन्हीं हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपना परिवार पालती थी। मुदियाइन काकी के जाने के बाद बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। बड़ी बहुरिया की आंखें डबडबाई हुई हैं। हरगोविंद कहता है, कहिए क्या संवाद है? संवाद सुनाते सुनाते बड़ी बहुरिया सिसकने लगती हैं। हरगोविंद की भी आंखें भर आती हैं। वह कहता है कि आप अपने दिल को कड़ा कीजिए। बड़ी बहुरिया बोलती है, और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना, मैं भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूँगी। कहना,
यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ का साग खाकर कब तक जीऊँ? किसके लिए, किसके लिए? दोस्तों, बड़ी बहुरिया की दर्द और करुणा से भरी ये बातें सुनकर हरगोविंद का मन गहरी पीड़ा से भर उठता है। उसे बड़ी बहुरिया के वे सभी देवर देवरानियाँ राक्षस नजर आते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं और जो केवल अपना हिस्सा लेने आते हैं। बड़ी बहुरिया अपनी आंचल की खूंट से 5 रुपए का गंदा नोट निकाल कर देते हुए कहती हैं कि वह उसके आने जाने का पूरा खर्चा भी नहीं जुटा पाई। आगे वह कहती हैं कि वापस आने का खर्चा हरगोविंद उनके भैया से ले लेगा। हरगोविंद बड़ी बहुरिया से वह पैसा लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि किराए की चिंता वह न करें, वह आज ही उनके मायके संदेश लेकर जाएगा। रास्ते में बार बार उसके कानों में बड़ी बहुरिया के द्वारा रो रो कर कहे गए एक एक शब्द गूंजते हैं और दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। वह सोचता है कि अगर बड़ी बहुरिया गांव छोड़कर हमेशा के लिए वापस अपने मायके चली गई तो यह न सिर्फ उसके देवर देवरानियों बल्कि उसके समूचे गांव का अपमान होगा। पड़ोसी गांव के लोग उसके गांव की हंसी उड़ाएंगे। वह स्वयं बड़ी बहुरिया को अपनी माँ के समान मानता है। उसे लगता है कि बड़ी बहुरिया उस पर यकीन करती हैं, तभी तो यह दुख भरा संदेश उसके द्वारा ही भिजवा रही हैं। वह मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह करने वाला एक साधारण व्यक्ति है, किंतु उसमें कोई लोभ लालच नहीं है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कमाई करना तो बिल्कुल भी नहीं। वह इस घटना से बहुत बेचैन हो उठता है। आगे हरगोविंद की रेल यात्रा का वर्णन है, जिससे कटिहार अंचल की वास्तविकता का जीवंत परिचय तो मिलता ही है, साथ ही जनसंचार और रेल परिवहन के आधुनिक संसाधनों से नव परिचित हो रहे एक भोले भाले निश्चल गंवई मनुष्य की मन स्थिति का भी सघन परिचय मिलता है। रचनाकार इस रेल यात्रा के माध्यम से हरगोविंद के मन में उठ रहे भाव और जिज्ञासाओं के माध्यम से उसके भोलेपन, उसके नितांत गंवई होने के चरित्र को और गहरे रेखांकित करते हैं कि एक अत्यंत निर्धन अति निम्न वर्गीय पात्र जिसको भौतिक संसाधनों का, दुनियादारी का कोई बोध नहीं है, ज्ञान नहीं भी उतना, कितना सच्चा सहज है प्रकृति के साहचर्य में। वो मायके पहुंचने पर उसकी खूब खातिरदारी होती है, लेकिन मन के बेचैन होने की वजह से वह कुछ भी ठीक से खाता पीता नहीं है। माँ जब संवाद के बारे में पूछती हैं तब वह बड़ी बहुरिया का संवाद सच सच बयान न करके झूठ कह देता है कि सब ठीक है। खाने में उसे रुचि न लेने की वजह से माँ उसे जब आत्मीयता से छक कर खाने का निवेदन करती हैं तो वह कहता है कि गंगा स्नान के समय बड़ी बहुरिया जब आएंगी तब फिर उनके साथ वह आएगा और कई दिन रुक कर छक कर खाए पिएगा। माँ कहती हैं कि मैं तो बेटी से बोली थी कि जाओ दीदी को लिवा आओ, अब वहाँ रहने से क्या फ़ायदा, बेटी वहाँ कैसे रहती होगी। उसके सभी देवर देवरानियाँ बेसहारा छोड़कर शहर में जा बसे हैं। हरगोविंद को माँ की यह बात इस आशंका से भर देती है कि अगर बड़ी बहुरिया सचमुच उसका गांव छोड़कर वापस मायके आ गई तो उसके गांव की बड़ी बदनामी होगी। हरगोविंद के वापस लौटते समय बड़ी बहुरिया के भाई राह खर्च के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उसकी व्यवस्था है, कोई चिंता की बात नहीं है, जबकि पैसा न होने की वजह से वह करीब 20 किलोमीटर रात दिन पैदल चलकर थका मादा घर पहुंचता है। पूरे रास्ते में उसके मन में एक तूफान चलता रहता है।
कि वह सच संवाद नहीं कह सका। आखिर बड़ी बहुरिया का दुख कैसे कटेगा? उसने अपने गांव जवार की प्रतिष्ठा के लिए झूठ बोला। इसी उधेड़ बुन में थक हार कर वह बड़ी बहुरिया के पास पहुंचता है और सो जाता है। जब सुबह उठता है तो सूरज की किरणों के साथ उसके अंतस में भी एक महान संकल्प उदित हो चुका है। उसे मिल चुका है बड़ी बहुरिया को बिना मायके गए विपत्ति का समाधान। मायके से लौटे हरगोविंद को बड़ी बहुरिया जगाते हुए बोली, हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो, हाँ पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। इस नेक दिल इंसान के संकल्प को सुनकर बड़ी बहुरिया के दुख की धुंध छट जाती है। उसे लगता है कि अगर वह अपना घर छोड़कर नहीं जाती है तो भी हरगोविंद के सहारे उसका सम्मानपूर्वक अपने घर में ही निर्वाह हो जाएगा। इस पवित्र और विशाल हृदय व संकल्प वाले बेटे के रहते सम्मान और गरिमा के साथ उसकी ज़िंदगी अपने घर में ही बीत जाएगी। दोस्तों, ये कहानी इस विरल और अनूठे पात्र के चरित्र के माध्यम से निम्न वर्गीय ग्रामीण पात्रों के अलक्षित गुणों को रेखांकित करने के साथ साथ प्रेम के अर्थ का भी विस्तार करती है। गांव की प्रतिष्ठा तथा जिसे माँ माना उसके स्वाभिमान की रक्षा के उत्तरदायित्व को निभाने वाले दुर्लभ चरित्र की अनन्य कथा है संवादिया कहानी। यह कहानी पाठकों के मनोभावों को उदात्त बनाती हुई उन पर अमिट छाप छोड़ती है। शुक्रिया।